हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल काइनेटिक एकेडमी। बेटा हमने कल ये पढ़ाया था। इससे पहले हमने एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी सिखाई तीनों बिंदुओं पर। कहां कहां पर? ठीक, वृत्त के बाहर, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर, ठीक, और उसकी परिधि पर और उसके गोलीय कोष के अंदर। ऐसे ही यहां पर हमने एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी सिखाई थी। ठीक है, जो हमारी गोले के बाहर किसी बिंदु पर, ठीक है, और पृष्ठ पर। अब तीसरे पॉइंट पर ये रह गई थी, यहां पे वीडियो रुक गई थी। ठीक है, तो ये आज जो है फिर से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए बेटा। ठीक, यहां पे क्या था, अब गोले के भीतर था। अब क्या था? गोले के भीतर था। अब तो चार्ज क्या है? सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब गोलीय कोष नहीं है कि अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो चार्ज बाहर आ जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो गोले के आंतरिक बिंदु पर, यानी कि गोले के अंदर बिंदु पर, ठीक है, यहाँ बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स आपको पता है कितना है? पाई का फार्मूला ई ए cos थीटा। ठीक, वही है। ये क्या हो जाएगा? इसके पृष्ठ पर जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब थीटा एंगल जीरो हो गया तो cos जीरो का मान कितना हो जाएगा? एक, इसलिए ये ई ए ही आया, ई ए, पाई बराबर ई ए। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक, क्या है? क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। देखो हमने इसको क्या माना है, ठीक। अब हम इसको क्या मान लेंगे? एक को तो एक गोले में क्या रहेगा, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे को हम क्या मान लेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या मानेंगे बेटा? क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पता है ना। वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? किसी भी बंद पृष्ठ में, गॉस लॉ में क्या होता था? किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चार्ज क्या होता था? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता था। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता था? उसके चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता था। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू ई ए। अब हमने यहाँ पे ए क्या है? ए में तो बेटा एरिया के लिए तो फार्मूला वही लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर किसका होता है? गोले का फार्मूला लगा। ठीक, तो यहां से हमने ई की वैल्यू निकाल ली, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, आर यानी कि ये किसके लिए? छोटे गोले के लिए। अभी जब हमें अंदर ज्ञात करना है तो हम इसकी बात करना है। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर। अब बात आती है रो इज इक्वल टू कितना था? रो इज इक्वल टू कितना होता था? क्यू अपॉन वी। रो इज इक्वल टू कितना होता था? क्यू अपॉन वी। तो ये यहां पर जो रो है, जो आयतन घनत्व, आयतन पृष्ठीय घनत्व जो है वो क्या है? दोनों में यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। आवेश का आयतन घनत्व क्या है? दोनों में यहां भी सेम है। रो का मान इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। ठीक है, जब दोनों जगह सेम है तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। भाई एकांक आयतन में उपस्थित क्या था? कुल आवेश किसके बराबर होता था? उसके किसके आयतन घनत्व के बराबर होता था ना। ठीक है, तो यही तो है ये, यानी कि एक उपस्थित आवेश यहां पर भी बराबर, यहां पर भी बराबर, प्रति एकांक वॉल्यूम में। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। Q अपॉन V इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन V। ठीक है, हमें क्या है? V का मान रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हम अब ये वाला Q अपॉन V क्या है? पूरा। ठीक है, बड़ा वाला गोला है, 4/3 आर क्यूब लिख दिया। क्यू डैश को हमने क्या माना था? क्यू डैश को हमने, आप तुम्हें पता है कि आर अंदर के लिए क्या मानी थी? स्मॉल आर मानी थी, तो ये वाला फार्मूला गया। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया? ये क्यू डैश बराबर, यहाँ क्या बचा? आर क्यूब। आर क्यूब क्या? अपॉन में चला जाएगा,
किसके अपॉन में, इसके अपॉन में चला। भाई आर क्यूब कहाँ ऊपर आ जाएगा, ये आर क्यूब नीचे रह जाएगा। ठीक है, क्यूब यहाँ ऑलरेडी पहले से ही है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू, ये माना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हम किसकी वैल्यू रख देंगे, अब हम क्यू डैश की वैल्यू रख देंगे। ये देखो यहाँ पे हमारा ये था, ठीक, इसमें हम क्या कर देंगे, अब क्यू डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्यू डैश की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे, ठीक है, क्या थी क्यू डैश की वैल्यू, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू थी इसकी वैल्यू, क्या थी, इंटू क्यू। तो जैसे ही आपने जो है, ठीक, ई में जो है किसकी वैल्यू, क्यू डैश की वैल्यू पुट करी, ठीक, तो आर क्यूब आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से ये कट गया, आर की एक पावर बच जाएगी स्मॉल आर की। ठीक, तो इज इक्वल टू कितना मान आ गया, क्यू आर अपॉन आर क्यूब। लेकिन हमारे पास आवेश का मान पहले से ही है, जब हमने शुरू किया था इसे, ठीक, हमने आपको बताया भी था। अब यहाँ गोले के बारे में बात की जा रही है, पहले जब हमने बाह्य बिंदु की बात करी थी, उससे पहले जब हमने इसे गोलीय अचालक को शुरू किया था, तब क्या वहां पे फार्मूला हमने लगाया था, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फार्मूला लगाया था। रो इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगाया था बेटा हमने, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फार्मूला लगाया था। और क्यू अपॉन वी क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो था, 4/3 क्या था, पाई आर क्यूब, ये फार्मूला था ना। और यहां से हमने क्या किया, क्यू का मान निकाला था या नहीं था, भाई क्यू का मान हमने क्या मान निकाला था, हमें ये कहां चला जाएगा ऊपर, अब ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्यू का ये मान निकाला था हमने या नहीं निकाला था, क्यू इज इक्वल टू, ये मान आया था हमारा। अब हम क्यू की जगह क्या मान रख देंगे बेटा, ये वाला मान रख देंगे, ये क्यू का ये मान, ठीक है, क्यू का हम ये वाला मान रख देंगे। तो हमने ये रख दिया, ठीक है, इससे क्या 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई वो नहीं जिसपे तुम सोते हो, 4 पाई की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब E इज इक्वल टू कितना आ गया, E इज इक्वल टू बस जितना बचा उतना यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, बाकी तो सब कट गया, ये क्या हो जाएगा, 1/ε0 बचा यहाँ पे, 4 भी कट गया, अपॉन में 3 रह गए, 3 यहाँ पे आ गया, देखो। ठीक है, अब कितना, आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब भी खत्म हो गया। ठीक है, बचा ही नहीं कुछ भी, अब रो और आर बचा है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से रख दिया, ये हमारा मान। तो ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे, गोले के आंतरिक बिंदु पर, ई इनसाइड, ई इनसाइड। उतार लीजिए बेटा इसे जल्दी से, छाप लो जल्दी से। उतार लिया, ठीक, उतार लिया होगा बेटा, नहीं भी उतारा तो भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तुम वीडियो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, कोई मैंने वीडियो प्राइवेट नहीं कर रखी है, कोई प्राइवेसी नहीं लगा रखी है, आप जब चाहो जितनी बार चाहो देख सकते हो। ठीक है, इसको पॉज कर लिया करो और इसे उतार लिया करो। अब आज इस चैप्टर का सबसे अंतिम बिंदु और इंपोर्टेंट भी है, आज ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, डेरिवेशन और थ्योरी का, अभी न्यूमेरिकल 1-2 दिन तो न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर पूरा कंप्लीटली से खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं बेटा न्यूमेरिकल करवा के एक बार 1-2 बार तो पीछे के सूत्र रिवीजन हो जाएगा, पीछे के सूत्रों का रिवीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा तुमने क्या चीज कहां पे थी। अभी तो तुम सब कुछ पीछे भूल गए होंगे, मुझे पता है सब अच्छी तरह से। ठीक है, तो अगर एक एक फार्मूला भी अगर लगता गया तो एक बार तुम्हारा जो है वो सब रिवाइज भी हो जाएगा और तुम्हारे न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात आते हैं हम गॉस के नियम द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम का नियम अभी तक तुमने पढ़ा है, ठीक, गॉस या गाउस के नियम द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन। गाउस के नियम द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन।
दोनों ही पढ़ चुके हो तुम, गाउस का नियम भी पढ़ चुके हो, कूलाम का नियम भी पढ़ चुके हो। गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए होता था, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता था, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता था। ये था गाउस की थ्योरम। और कूलाम का नियम क्या कहता था बेटा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, चलो अब बात देखो, ये इस तरीके होता था यार। बात हम अगर कूलाम के नियम की करें, कूलाम का नियम हमारा क्या होता था, Q Q2 और Q1, ये ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस चार्ज है तो बल की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये बल इधर ही तो लगेगा यार, यहाँ पे जो है ठीक है, बल की दिशा क्या रहेगी, या तो इधर रहेगी या इधर रहेगी। ठीक है, ये क्या है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया हमने कोई चार्ज लेते हैं तो उस पर क्या रहेगी, बल की दिशा, ठीक है, परिणामी बल की दिशा इधर रहेगी। ठीक, अब बात आती है कि बल है क्या, बल हो गया क्या इसमें, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये रहा, अगर बल है, अगर ये देखो, अगर दोनों आवेश समान है तो बल की दिशा इधर होगी, लेकिन अगर दोनों आवेश क्या होते, अगर असमान होते, ठीक है, तो इधर इस वाले के अगर मान लिया ये माइनस होता और ये प्लस होता, अगर ये माइनस होता ये प्लस होता तो बल की डायरेक्शन क्या हो जाती, फिर चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी बात आती है, ये था कूलाम का नियम। ठीक, अब कूलाम के नियम में देखो, कूलाम के नियम में क्या है बेटा, ये तुम्हें अच्छी तरह पता चल गया क्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ को बना लेते हैं। अब हमें इसका क्या करना है, सत्यापन भी तो करना है। ठीक है बेटा, ये है, यहाँ पे हमने कोई, यहाँ हम पॉइंट चार्ज ले लेंगे Q0, यहाँ हमने पॉइंट चार्ज ले लिया Q0 और इससे R दूरी पर हमने पॉइंट चार्ज लिया Q0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, R त्रिज्या के इस बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, R त्रिज्या के, R त्रिज्या के बंद पृष्ठ में से, क्योंकि गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा, R त्रिज्या के बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, तुम अच्छी तरह जानते हो, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तुम अच्छी तरह जानते हो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये भी फाई के इक्वल, ये भी फाई के इक्वल, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब थीटा का मान बेटा तुम्हें पता है, थीटा का मान पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक,
पृष्ठ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जब सेम होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ये थीटा बराबर जब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, और हम ए का भी मान रखेंगे, गोले के क्षेत्रफल का भी मान रखेंगे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r² इंटू 1, cos जीरो का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम यहां से क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल दिया हमने यहां से, E इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास, r² बचा और q बचा। ठीक है, तो q अपॉन r², ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्या वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब वैद्युत क्षेत्र में, अब वैद्युत क्षेत्र E में आवेश Q नॉट के कारण लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र E में अब वैद्युत क्षेत्र E में आवेश Q नॉट के कारण लगने वाला बल, F बराबर Q नॉट, ये तुमने पढ़ा है इससे पहले, F बराबर Q ही पढ़ा था। ठीक है, E बराबर F अपॉन Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा है तुमने। ठीक है, अब हम यहां से क्या रख देंगे, E का मान रख देंगे, रख दो E का मान रख दो, F बराबर Q नॉट, E की वैल्यू रख दो बिल्कुल एज इट इज, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r², अपॉन r²। तो F इज इक्वल टू कितना बन गया बेटा, F इज इक्वल टू बन गया हमारे पास, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन r², Q नॉट अपॉन r² बन गया कूलाम का नियम। भाई कूलाम का नियम क्या था, यही तो था, कूलाम का नियम यही तो है, किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे इसमें, देखो अब ये वाली वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, ये वाली वैल्यू क्या होती है, तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q नॉट, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई Q नॉट दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी प्रकार आज का चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर नहीं था। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने सब कुछ करवा दिया है, थ्योरी डेरिवेशन सब कुछ करा दिया। इसके बाद अब हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करवाएंगे और एक दो न्यूमेरिकल मैं भी करवा देता हूँ, बाकी जो है एक न्यूमेरिकल की पूरी वीडियो बाद में हम बना के भेज देंगे। अभी थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है तो इससे संबंधित थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर टोटल शुरू से लेके चलेंगे न्यूमेरिकल, लगभग हर एक फार्मूले पर न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो अपने आप ही चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, आप इसे उतार दो। ठीक है, ठीक है बेटा, तो अब ये हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो बिना न्यूमेरिकल के चैप्टर अधूरा सा लगता है। ठीक है, चाहे तो मैं वहीं पे खत्म कर सकता था, लेकिन वो बात नहीं आती, फिर वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, यदि 17.7 पीको कूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले, यानी कि कितना आवेश है, 17.7, Q इज इक्वल टू 17.7
पीको कुलाम। अब पीको कुलाम को यार कुलाम बनाने के लिए यानी कि 10 की पावर माइनस के 12 कुलाम। ठीक है, क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस, एक पीको कुलाम होता है 10 की पावर माइनस 12 कुलाम। ठीक है, तो यानी कि 17.7 को 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कुलाम। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तुम्हें पता है बेटा अच्छी तरह, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई इज इक्वल टू ई अपॉन क्या होता है, सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन इसका एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा पूरे घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब पूछा हुआ क्या हमें, ठीक है, प्रत्येक सतह से निकलने वाले, प्रत्येक यानी कि एक एक सतह से कितना निकलेगा, प्रत्येक सतह से। तो घन में कितने फलक होते हैं बेटा, 6 फलक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सतह से, यानी कि अगर हम प्रत्येक सतह की बात करें तो इसको क्या कर देंगे हम, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास मान हम यहां लिख देंगे, प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, 6 से डिवाइड करके बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। अब Q कितना है हमारे पास, 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 बटे 6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है आती है, कल भी पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। वो माइनस के 12 से माइनस के 12 खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10 की पावर माइनस के 12 से 10 की पावर माइनस के 12 खत्म हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यार कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। ठीक है, हम केवल अब तुम्हें ये पता चल गया करना कैसे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, पाई इज इक्वल टू था। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर में तुम्हें देख के बता देता हूं। ठीक है, 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। 5 से 17 बन 85, 5 से 3 1/3 10 की पावर। ठीक है, देखो वैसे भी यहाँ करना ही बहुत इजी था। अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं, ऊपर क्या है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, 17 पंजे ये 1/3 होगा। छोड़ो यार, इतना झंझट नहीं मोल लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। पाई इज इक्वल टू 1/3 न्यूटन क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आंसर आ गया, पाई इज इक्वल टू, ये आंसर है। ठीक है बेटा, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, देख लेना, इस पर दिख जाएगा, साफ दिखना चाहिए यार। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ही यहां पर आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास, E इज इक्वल टू एक समान वैद्युत क्षेत्र 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है। पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, एरिया वेक्टर दिया हुआ है इज इक्वल टू 8j कैप दिया हुआ है। गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना। अब देखो वैद्युत फ्लक्स अगर हमारे पास ये वेक्टर में दिया होता है, वैद्युत फ्लक्स पाई इज इक्वल टू ये डॉट इतना, एरिया वेक्टर, सॉरी वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इसकी केवल इससे मल्टीप्लाई होगी, जे की जे से ही होगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24, पाई इज इक्वल टू 24। ठीक है ना, 8 जे की 3 जे से, बाकी तो सभी 0 बन जाएंगे। ठीक है, 8 3 24 क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात आती है, एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन का केंद्र बिल्कुल ये बिल्कुल इसी तरह बनेगा, घन के केंद्र पर रखा हुआ है, घन के एक फलक से गुजरने वाले, यहां भी बिल्कुल वही के वही पूछा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पीको कूलम था, यहाँ पे माइक्रो कूलम है।
ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम होगी। ठीक है, बाकी वही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि 5 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और प्रत्येक फ्लक्स में से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, घन की प्रत्येक फलक से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। रख दो मान, कितना है मान Q का, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे 6 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, इसके कैलकुलेशन कर लेना, मान कितना आ जाएगा इसमें, ठीक 1.88 गुणा 10 की पावर क्या कितना आ जाएगा, 5, 10 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक, ये आ गया आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था, ठीक, कौन सा क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अनंत लंबाई की आवेश की रेखा 2 मीटर, लंबाई की आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर इतने क्या है, न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करती है। ठीक, रेखा के लिए हमें क्या, रेखीय आवेश घनत्व, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लैम्डा की, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व E, वहां पे क्या होती थी, वैद्युत क्षेत्र का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन r होता था। क्या होता था, 2 लैम्डा अपॉन r, ये मान होता था। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे अब हमें यहां से क्या, किसका मान ज्ञात करना है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पहले से दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 2 मीटर पहले से दिया हुआ है। E का मान दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4.5 गुना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 4.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का मान दिया हुआ है। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, लैम्डा का मान पूछा हुआ है, लैम्डा का मान पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहां से यदि हम लैम्डा का मान निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, लैम्डा, चलो पहले हम मान रख लेते हैं, मान रख लेते हैं 4.5 गुणा 10 की पावर 4, ये मान बेटा इसलिए रख लेते हैं ताकि क्या पहले से कट जाए कुछ। ठीक है, बराबर 1/4 पाई, ये इसका मान कितना होता है बेटा, अभी पहले भी बताया था तो मैं 9 गुणा 10 की पावर 9, 8.85 तो किसका मान होता है, वो तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है। ठीक है ना, तो हमने रखा होगा था यहाँ, ये एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता का मान है। ठीक है, और ये क्या मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, 2 लैम्डा का हमें मान ज्ञात करना है, और r बराबर कितना है हमारा 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यही कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा अपन में, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.5 गुणा 10 की पावर 4 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, एक पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या लगी 0, 45 दूने 90 हो गया। ठीक है, 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब अब हम 1/10 की पावर इससे काट देंगे, 2 पंजे 10, यहाँ 10 की पावर 3 बच गई, और 9 ऊपर जाएगी, यानी कि ये 9 ऊपर जाके क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6, यानी कि लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर -6 कूलम प्रति मीटर। बात समझ में आ गई? इसको तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 5 क्या लिख सकते हो, माइक्रो कूलम प्रति मीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 की पावर -6 में है ना, ये आंसर।
ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब इसके बाद बेटा हम मिलेंगे आपको जब एक न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे पूरी, ठीक है, लंबी वीडियो बनाएंगे, 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे, फिर सारे तुम्हारे ये सब फार्मूले वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है उसमें। ओके बाय।